हेलो डी स्टूडेंट्स। तो आज अपने लेक्चर 2 ऑफ हाइड्रोकार्बन पे आ गए। पिछली क्लास में हम देख रहे थे कि डी कार्बोक्सिलेशन से कैसे एल्केन बनता है, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन मेथड। आज अपने लेके आए हैं वुड्स रिएक्शन। मैडम तो लिखें वुड्स रिएक्शन क्या होता है। तो वुड्स रिएक्शन बेसिकली इट इज़ रिएक्शन, लिखे इन वुड्स रिएक्शन या इन दिस रिएक्शन good yield of good yield of alkanes with even number of carbons, that is symmetrical alkanes are formed are formed तो रिएक्शन मैकेनिज्म जो होती है आपके पास में, सिंपल आपको डाइमराइजेशन रिएक्शन बोलनी है। फ्री रेडिकल बेस्ड है मैकेनिज्म। तो इसमें हमारे पास में बेसिकली दो टाइप की आपके पास में मैकेनिज्म होती है। एक होती है बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमारे पास में दिया हुआ है, सपोज C2H5Br आपने लिया है और इसकी आपने रिएक्शन करा दी है सोडियम से। तो सोडियम क्या करता है, इसके वैलेंशियल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ करता है, ये इस एल्केन को एल्काइल को देता है और यहाँ से Br रिमूव हो जाता है। जो Br माइनस रिमूव होता है वो Na प्लस के साथ में जुड़ के NaBr बनता है और जो इथाइल है C2H5 उस पर फ्री रेडिकल बन जाता है। फिर आपको पता है फ्री रेडिकल जो होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं, ये आपस में डाइमराइज करते हैं मोस्टली वुड्स रिएक्शन में। तो आपको यहाँ पे 4 कार्बन का एल्केन यानी कि सिमेट्रिकल एल्केन जैसे ऊपर बात हुई थी वो आपको मिलता है यहाँ पे। इसके एडिशन में, इन एडिशन टू दिस रिएक्शन, डाइमराइजेशन, डिसप्रपोर्शनेशन भी हो सकता है। डिसप्रपोर्शनेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। कैसे डिसप्रपोर्शनेशन होता है तो वो अपन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में CH2 CH3 है और साथ में एक और CH2 CH3 है। तो CH3 को अपने ऐसे दिखा देते हैं। इसमें डिसप्रपोर्शनेशन इस टाइप से होता है कि ये जो है ये इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में इस टाइप से एल्कीन दे देते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी, बट मेजरली आपको यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री हैलाइड्स में आपको मेजर जो प्रोडक्ट मिलता है वो डाइमर मिलता है और ये जो प्रोडक्ट होता है ये आपको माइनर अमाउंट में मिलता है। ठीक है, तो इसमें एक नोट लगा के लिख लें कि इन 1 डिग्री 2 डिग्री हैलाइड dimerization is major product, while in 3 degree halide because of steric crowding disproportionation product is formed। ओके, ठीक है। अब एक और मैकेनिज्म है इसकी, वो है बी जो है वो पोलर मैकेनिज्म भी प्रपोज हुई है। दो मैकेनिज्म्स हैं, हम जनरली फ्री रेडिकल ही लेके चलते हैं। पोलर मैकेनिज्म में हमारे पास में C2H5Br जो होता है वो बेटा Na, दो Na के साथ में रिएक्शन करता है और ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में बनता है C2H5 एनायन और साथ में मिलता है Na प्लस
और एक आपके पास में NaBr भी मिलता है। फिर इसके बाद में जो C2H5 एनायन जो है Na प्लस के साथ में जो कैटायन आयन रिलेशन है, ये क्या होता है बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल होता है। और ये C2H5Br पे SN2 रिएक्शन करवाता है। सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और बायोमोलिकुलर, मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं इस टाइप से। कोलाइड क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इधर भी आपके पास में वही ब्यूटेन मिलता है और साथ में मिलता है NaBr। तो ये दोनों मैकेनिज्म्स इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 3 डिग्री होता है तो 3 डिग्री डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसमें। सपोज हमारे पास में इस टाइप का एल्काइल हैलाइड दे दिया है, इसकी सोडियम के साथ में ड्राई ईथर के साथ में रिएक्शन कराई है आपने। तो इधर बेटा आपको डाइमर बनाना है इस टाइप का, ठीक है। फिर अगला एग्जांपल जैसे सपोज करें कि आपके पास में यहाँ पे Br है और यहाँ पे भी Br है, तो इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन। सोडियम ड्राई ईथर, सोडियम को ड्राई ईथर में इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये इनर्ट होता है, सोडियम ईथर से रिएक्शन नहीं करता। तो आपको क्या करना है बेटा, फ्री रेडिकल क्रिएट करना है यहाँ पे सबसे पहले, और फिर ये फ्री रेडिकल आपस में क्या करते हैं बेटा, एक बॉन्ड बनाते हैं और 3 मेंबर की आपको यहाँ पे साइक्लिक एल्केन मिल जाती है। तीसरी रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर वुड्स ही है ये भी। अगर मेरे पास में ऐसा एग्जांपल आ जाए, मेरे पास में यहाँ पे Br है और यहाँ पे भी Br है और आप इसमें सोडियम ड्राई ईथर की रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है बताओ, फ्री रेडिकल क्रिएट करना है। यहाँ पे भी ऐसे फ्री रेडिकल क्रिएट कर दीजिए। ये मिथाइल जो था यहाँ पे कार्बन था, तो मैं इसको ऊपर दिखा सकता हूँ। फिर ये आपस में ऐसे बाईसाइक्लो कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। बट अगर मेरे पास में 2 डिग्री के अलावा 3 डिग्री आ जाए, जैसे सपोज करो आपके पास में इस टाइप का कंपाउंड आ जाए, यहाँ पे Br, तो 3 डिग्री है, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले फ्री रेडिकल बनाना है 3 डिग्री इस टाइप का, आउट ऑफ द प्लेन आप फ्री रेडिकल दिखा दीजिए, ठीक है। एक ही जगह डॉट दिखा दीजिए। फिर इसका आपको डिस्प्रपोर्शनेशन कराना है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन कराने के लिए आपको एक और ऐसा फ्री रेडिकल दिखाना है और यहाँ पे जो H एटम है उससे H ले लेना है और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका, ये एक आपस में एल्कीन बना देगा, ठीक है। तो ये जो H है ये रिमूव हो जाएगा एज एन एल्केन। यहाँ पे आपको आइसोब्यूटेन मिलेगा और साथ में आपको मिलेगा यहाँ पे पाई बॉन्ड वाला आइसोब्यूटेन, ठीक है। ये मेजर होगा इसमें। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, प्रिपरेशन मेथड है, दैट इज कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो एक ही इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है हमारे ऑर्गेनिक में, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। अच्छा, इसमें एक और नोट लगा के लिखना कि वुड्स रिएक्शन में आपको मीथेन मिलना मुश्किल है, CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये तो डाइमर बनाता है, तो एक कार्बन वाला एल्केन यहाँ से मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट रिएक्शन लिखें, कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, ठीक है। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं
ये बेसिकली एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है जिसके अंदर अपने RCOO कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं, एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ से आपको डाइमर मिलता है, अगेन जैसे वुड्स में मिलता है, साथ में CO2 गैस भी मिलती है, साथ में NaOH भी मिलता है और साथ में H2 भी लिबरेट होती है। CO2 और H2 गैस अलग अलग इलेक्ट्रोड पे लिबरेट होती है। ठीक है, अब ये जो है आपके पास में, ये इतना पार्ट आपको कैथोड पे मिलता है, सॉरी एनोड पे मिलता है, और ये जो इतना जो पार्ट है ये आपको कैथोड पे मिलता है। आइए जरा मैकेनिज्म देख लेते हैं इसकी। तो मैकेनिज्म में है मेरे पास में, सबसे पहले मैंने RCOO Na, या आप यहाँ पे RCOO भी ले सकते हैं, और इसको आपने पानी में डिजोल्व कर दिया बेटा। तो आयनिक कंपाउंड है, पानी में डिजोल्व हो जाएगा कम्प्लीटली, RCOO माइनस अलग हो जाएगा और Na प्लस अलग हो जाएगा, या फिर K प्लस अलग हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया कि दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होती है, एक होती है बेटा एनोड। तो एट एनोड क्या होता है, हमेशा याद रखना है आपको, इलेक्ट्रोलिसिस में एट एनोड ऑक्सीडेशन होता है और एट कैथोड रिडक्शन होता है बेटा। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, तो ऑक्सीडेशन ऐसे होता है, RCOO, यहाँ पे हमारे पास में है 6 इलेक्ट्रॉन्स विद ए नेगेटिव चार्ज, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो RCOO, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है, इससे बनता है एक फ्री रेडिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम मिलता है आपको। जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन एटम मिलता है, ये ऑक्सीजन एटम बोलता है भाई कार्बन प्रॉब्लम हो गई है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट करो। तो कार्बन बोलता है कोई बात नहीं, मैं ऑक्टेट कंप्लीट कर देता हूँ, मैं इधर R को फ्री कर देता हूँ। ये R ग्रुप फ्री कर देता है अपना, और ये ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है O का, जिससे आपको यहाँ पे मिलती है CO2 और साथ में मिलता है R डॉट। ना ये जो R डॉट है, ये कई सारे एनोड के चारों तरफ रहेंगे, तो ये R डॉट क्या बना लेंगे बेटा, R यानी कि डाइमर। और एक और पॉसिबिलिटी भी है वहाँ पे, ऑल्सो वन मोर पॉसिबिलिटी इज देयर, कि R डॉट RCO से कंबाइन कर जाए, और वहाँ पे माइनर अमाउंट में क्या मिल जाता है, एस्टर भी मिल जाता है, माइनर अमाउंट में एस्टर भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये डाइमर बन जाता है आपके पास में। अच्छा, और साथ में एक और रिएक्शन होती है एट कैथोड, एक और रिएक्शन हो रही होती है एट कैथोड। कैथोड पे पानी का रिडक्शन हो रहा होता है। पानी का रिडक्शन ऐसे होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है वाटर, यहाँ से H2 मिलता है और साथ में 2OH माइनस भी मिलता है। तो solution will become basic after electrolysis। solution will become, क्या बन जाएगा बेटा, बेसिक बनता जाता है, बिकॉज यहाँ पे OH माइनस लिबरेट हो रहा होता है, कैथोड पे होता है ये ध्यान रखना, और कैथोड पे H2 गैस भी बन रही होती है। तो कुछ भी सवाल वो पूछ सकता है इस मैकेनिज्म से। हम इसमें नोट लगा के लिखें, इसमें भी CH4 नहीं बन सकता है मेथड में, CH4 gas cannot be prepared by this method। दूसरी चीज कि C2H5, ठीक है ना, भी डाइमराइज होगा, एंड हायर रेडिकल, हायर रेडिकल मतलब और भी रेडिकल्स हो सकते हैं, कैन ऑल्सो
अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। ये भी हो सकता है, पर मेजर प्रोडक्ट हम हमेशा क्या बनाएंगे, एल्केन ही बनाएंगे। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। मेजर प्रोडक्ट आपको क्या बनाना है, ना ही आपको ये मेजर बनाना है, एस्टर मेजर नहीं होता है, आपको एल्केन जो मिल रहा है ये आपको मेजर बनाना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं अपने, एल्केन बनाने का एक और मेथड है, थर्ड मेथड बोल सकते हैं। अगर आपके पास में एल्कीन है, सपोज इस टाइप की एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन को हम बोरिक हाइड्राइड से जब रिएक्शन कराते हैं, BH3 से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ THF, तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे एडिशन करने लगता है, कुछ इस टाइप से ये एडिशन करता है, ठीक है ना। ये अपने बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे ये जुड़ जाएगा। तो जब ऐसा यहाँ पे बॉन्ड बनता है तो ये बनता है RCH2, और CH2 पे यहाँ पे बोरॉन जुड़ जाता है। बोरॉन पे 2 हाइड्रोजन और भी होती है, तो वो ऐसे 2 कंपाउंड और एल्कीन रिड्यूस कर सकता है, जिससे आपके पास में ऐसा एल्काइल बोरेट टाइप का कंपाउंड आपको मिल जाता है। फिर इसकी रिएक्शन अगर आप एसिटिक एसिड से करा देते हैं, CH3COH से, तो एसिटिक एसिड का जो H+ है वो यहाँ पे जुड़ने लग जाता है, और वाटर जो है वो B पे OH जोड़ने लग जाता है। तो इस टाइप का यहाँ पे रिडक्शन मेथड है, यूँ बोल सकते हैं कि आपने यहाँ पे हाइड्रोजनेशन कर दिया है, हाइड्रोजन का एडिशन कर दिया है, तो ये भी एक मेथड हो सकता है फॉर प्रिपेयरिंग एल्केन, ठीक है। अगला मेथड है हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड। तो बेटा एक आयनिक कार्बाइड याद रखना है आपको, Al4C3, Al4C3, इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है, तो AlOH3 बनता है आपको यहाँ पे, 4 मॉलिक्यूल्स इसके मिलते हैं, और वाटर भी यहाँ पे जुड़ता है तो 3 मॉलिक्यूल्स CH4 के मिलते हैं, 12 मोल वाटर के यूज़ हो जाते हैं इसमें। तो इससे आपको मीथेन गैस मिलती है, और ये मेथड डायरेक्ट मेथड है, इसकी कोई मैकेनिज्म वगैरह आपको नहीं करनी है, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरे पास में कोरे हाउस सिंथेसिस। ये भी बहुत अच्छा मेथड है फॉर प्रिपेयरिंग अनसिमेट्रिकल एल्केन्स, ठीक है, कोरे हाउस सिंथेसिस। तो हम क्या करते हैं बेटा, एल्काइल हैलाइड लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं सबसे पहले लिथियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है वैसे यहाँ पे RLI बनता है, और साथ में LiX भी बनता है। अब इस RLI की रिएक्शन हम CuI से कराते हैं, ठीक है। तो जब CuI से रिएक्शन कराते हैं RLI की, तो यहाँ पे बनता है R2CuLi और Li आयोडाइड। तो ये जो रिएजेंट है इसको बोला जाता है गिलमान रिएजेंट, और ये भी रिएजेंट जो होता है ये ऑर्गेनोमेटलिक होता है बच्चों, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है ये। और ये भी क्या करता है, जब आप R2CuLi की रिएक्शन कराते हो एल्काइल हैलाइड से, मान लीजिए आपने कोई 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लिया है, यहाँ पे R' मान लेते हैं इसको, तो ये नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे R पे, ये क्या करता है, ये इस पे SN2 टाइप की मैकेनिज्म करने लगता है। SN2 मैकेनिज्म का नाम होता है, यहाँ पे आपके पास में R साथ में मिलता है RCu प्लस LiX, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड होता है ये। फॉर एग्जाम्पल
हम यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं बेटा, CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस CuLi की विद एनी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एनी एल्काइल हैलाइड लाइक CH3 CH2 Cl। तो क्या होता है यहाँ पे, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे आके अटैक करता है, Cl हट जाएगा तो आपके पास बन जाएगा LiCl, और साथ में आपके पास बन जाएगा 5 कार्बन का पेंटेन, और साथ में आपको मिल जाएगा 3 कार्बन का इस टाइप का सॉल्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली जो मेथड है इसको कोरे हाउस सिंथेसिस बोलते हैं हम, और कोरे हाउस सिंथेसिस एक काफ़ी अच्छा मेथड है टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन, ठीक है। तो ये हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम चलते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स, तो एल्केन्स को हम इनको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हैव लिटिल एफिनिटी, they have little affinity towards acids और bases। इनकी एफिनिटी बहुत पुअर होती है टूवर्ड्स एसिड्स एंड बेसिस। फिर याद रखना है C1 से C4 जो एल्केन्स होते हैं आर ऑर्डरलेस गैसेस होती हैं। फिजिकल स्टेट याद करनी है हमें कि इनकी फिजिकल स्टेट गैसेस होती हैं। C1 to C4 आर गैसेस, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आर गैसेस। अगली C5 से C17 जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं और लिक्विड स्टेट के होते हैं। इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? लिक्विड होती है। वाइल इससे आगे अगर जाते हैं तो वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्सेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं? सॉलिड स्टेट में रहते हैं। ड्यू टू हाई मोलर मास ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। रीज़न बीइंग इंक्रीजिंग वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स। रीज़न क्या है? नीचे आ रहे हैं तो इंक्रीजिंग वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्सेस। इनमें वंडरवॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, वो फोर्सेस इनके अंदर क्या हो रहे होते हैं? इंक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है। देन आपको ध्यान रखना है कि इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो एल्केन्स आर नॉन पोलर, और एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो ये सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। वेराज दे आर इनसॉल्युबल नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, जैसे एग्जांपल स्लाइटली पोलर जो होते हैं या फिर नॉन पोलर टाइप के जैसे ईथर, अल्कोहल, इनमें ये मेजरली डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। बट दे आर लेस सॉल्युबल इन, दे आर लेस सॉल्युबल इन और इनसॉल्युबल बोल सकते हैं, लेस सॉल्युबल, दे आर लेस और इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है इनका बॉइलिंग पॉइंट।
तो बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं सरफेस एरिया के साथ। अब सरफेस एरिया कैसे देखते हैं, तो पहले आपको देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देख लेते हैं तो फिर आपको देखना है ब्रांचिंग। इसमें ब्रांचिंग के इन्वर्स होता है रिलेशन। जैसे ब्रांचिंग होने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, घट जाता है सॉरी। सरफेस एरिया अगर घट जाएगा ब्रांचिंग से तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास में एन पेंटेन है और एक आपके पास में ब्रांच्ड पेंटेन है आइसोपेंटेन, और एक आपके पास में है और हाईली ब्रांच्ड पेंटेन। तो जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज़्यादा वो क्या होगा, कम सरफेस एरिया, उतना कम सरफेस एरिया वो कवर करता है। तो लीनियर एल्केन्स का सरफेस एरिया आपको ज़्यादा लेना है बेटा, मोर सरफेस एरिया। तो मोर सरफेस एरिया से कब देखते हैं मोर सरफेस एरिया, ये आइसोमर्स हैं तीनों, और आइसोमर्स के अंदर हमें सरफेस एरिया ज़्यादा वाला देखना होता है। और अगर आइसोमर्स नहीं है, नॉन आइसोमर्स हैं, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम से काम चल जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर। अब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसका सिंपल रिलेशन है कि सिमेट्री से। सिमेट्रिकल एल्केन्स का ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। इसमें अप टू 5 कार्बन, अप टू 5 कार्बन जिगजैग ऑर्डर होता है। कैसा ऑर्डर होता है, जिगजैग। क्यों होता है जिगजैग ऑर्डर, क्योंकि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट छोटे एल्केन्स में देखा जा सकता है। जैसे CH4 C2H6, तो C2H6 का ज़्यादा है, देन C2H6 और C3H8। बेटा ये अनसिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल ऑड नंबर के कार्बन एटम्स देख के पता चलता है। तो सिमेट्रिकल वाले का नेक्स्ट हायर वाले से ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो सिमेट्रिकल है और उसका पैकिंग बहुत अच्छे से हो सकता है। फिर C3H8 C4H8 से कम होगा क्योंकि C4H8 सिमेट्रिकल है, एंड C4H8 का C5H10 से भी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो ये 5 तक आपको ये फॉलो करना। देन आफ्टर 5 कार्बन melting point increases with number of carbon atom and decreases with branching। बट ब्रांचिंग में कम हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके पास में अब मैं 6 कार्बन ले लूँ और एक बार मैंने 7 कार्बन ले लिया, तो 7 कार्बन वाले का ऑफकोर्स मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बट इन सब में एक एक्सेप्शन है, वो आपको ज़रूर याद रखना है। आइसोपेंटेन जो नियोपेंटेन जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पैक हो जाता है। इसका हाईएस्ट है मेल्टिंग पॉइंट। नियोपेंटेन का इवन 10-20 कार्बन वाले एल्केन से भी ज़्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा रखना है। अगर ये आ जाता है तो इससे ज़्यादा किसी का मेल्टिंग पॉइंट नहीं देखा गया है, ठीक है। तो ये इनके अंदर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड, ठीक है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ध्यान रखने। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट में हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स करेंगे कवर।